नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत जहानाबाद के मखदुमपुर में आयोजित जनसभा में सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के गरीबों का 70,000 करोड़ रुपए कहां गया, किसने लूटा, कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ये कैग रिपोर्ट दिखाती है कि भ्रष्टाचार का खेल सत्ता की हर पार्टी में चलता रहा है और इसी कारण कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को भी इस मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ उस वक्त खर्च हुए जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो भी चुप हैं। ये हमला केवल तेजस्वी यादव पर नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि राजद, जदयू और भाजपा सब मिलकर लूट रहे हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिहार की सत्ता में कोई भी दल ईमानदार नहीं है और यही कारण है कि जनता को एक नए विकल्प की जरूरत है। वहीं प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का स्वागत किया जिसमें आधार कार्ड को वोटर पहचान के तौर पर मान्यता दी गई। उन्होंने कहा कि अब लगभग 99.99% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर किसी का नाम नहीं है तो वह राजनीतिक दलों से मदद दे। ये बयान दरअसल मतदाता सूची में गड़बड़ी और शोषित वर्गों को बाहर रखने की राजनीति पर निशाना है। वहीं प्रशांत किशोर ने आगे जनसभा में सबसे बड़ा वादा किया कि बिहार की बदहाली की यही आखिरी दिवाली और छठ होगी। अगले साल जहानाबाद का कोई युवा मजदूरी के लिए पलायन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के 50 लाख युवाओं को यही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे जिनकी कमाई 10 से 12,000 रुपए प्रति माह होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वीडियो जारी कर बयान देते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कहा कि आज विपक्ष सिंदूर पर बहस कर रहा है और अपने वीर सैनिकों पर प्रश्न उठा रहा। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे विपक्ष पर हमें धिक्कार है। जो सिंदूर समृद्धि का प्रतीक है उस पर विपक्ष राजनीति करता है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। आज विपक्ष सिंदूर पर बहस कर रहा, अपने सैनिकों के वीर और शौर्य पर प्रश्न उठा रहा। धिक्कार है ऐसे विपक्ष को। जो सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का संकेत है, शांति का अग्रदूत के रूप में यह सिंदूर हमारे मन के उत्साह को और श्रृंगार को भी सजाता है। उस सिंदूर पर प्रश्न उठाने वाला, ये अराजकता उत्पन्न करने वाला, देश को अस्थिर करने की मानसिकता वाले विपक्ष अब महादेव, ऑपरेशन महादेव पर मुंह में ताला क्यों लगता है? क्यों आतंकवाद, उग्रवाद पर छाती पीटते हो? कब तक इस मानसिकता से जियोगे? बाहर निकलो। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और ऑपरेशन महादेव का त्रिशूल भी जारी है। घबराने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी का भारत है। वाह तेजस्वी यादव जी, पिता से हटकर कभी सत्य को स्वीकारते हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। ठीक है, आप देर से ही स्वीकार किए। बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और आपकी स्थिति 2010 वाली होने वाली है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हमारे सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व डिसीजन करते हैं। भ्रम में न रहें कि हम मुख्यमंत्री के पद के लिए जमींदारी, परिवार की जमींदारी के भाव से जंगल राज के युवराज की घोषणा होगी, ये वातावरण बीजेपी में नहीं है। हमारा नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार का विकास जिसके नेतृत्व में हुआ वही मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जो अपराध बढ़ा है, लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि घटना घटती है तो कार्रवाई भी होती है, हम भी चिंता करते हैं। सुशासन की सरकार ही नीतीश कुमार की सरकार का असली पहचान है। सुशासन का मतलब है आपराधिक घटना कम से कम हो, जो बखूबी नीतीश सरकार कर रही है। वहीं आगे विशेष मतदाता पुनरीक्षण मामले पर विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष का हंगामा किस बात का था, आखिर विपक्ष चाहता क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त निर्धारित किया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक का एक्सरसाइज किया है, उससे जो आंकड़े आए हैं, जो कमीशन ने सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके बाद तो विपक्ष को बताना चाहिए ना कि इन आंकड़ों में उनको क्या गड़बड़ी नजर आती है। उसने कहा है कि लगभग पूरे बिहार में 22 लाख लोग मृत पाए गए। बूथ वाइज मृत का जाके सूची देख ले, जिनका नाम निकाला गया है, और 10-20 को ऐसा नाम निकाल दे कि जो जिंदा है और उसको इलेक्शन कमीशन मृत कर दिया गया, तब न होगा कि फर्जी आंकड़े है। या यही कह दे कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं मृत आदमी का नाम भी मतदाता सूची में रहे और वो कहीं से आके अपना वोट गिराएंगे। दो में से तो एक बात साफ करनी होगी। या फिर जो करीब 35 लाख वोटर अपनी जगह पर नहीं पाए गए, उस 35 में भी 26 लाख की सूचना है, जो स्थानीय उनका जहां पता है वहां जाके जब उसको वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि वो अब कहीं परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, दूसरे जगह बस गए हैं, चले गए हैं। 26 लाख ऐसे वोटर हैं। 9 लाख ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल है। नाम है जहां पर, वहां पे गया तो न उस नाम का कोई आदमी का पता चला, न कहाँ वो है, कोई क्या है वो नहीं पता चला है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए ये तो अब आंकड़े स्पष्ट बता दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। और आंकड़े में जो जिन लोगों को बताया गया है, उनको आके कोई बता दे जी लोग गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे एक्सरसाइज का निशाना बेमतलब का अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ मोड़ के, ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक मकसद साधने के लिए, कि ये लोग आपको निशाना बना रहा है और हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं। अब समझिए क्या ट्रेजेडी है राजनीति की, क्या गति होती है, जो सही एक्सरसाइज को भी जबरदस्ती साबित कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के विरोध में। अब बोलिए 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, इसमें भी कम से कम 70-75% नॉन अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक नहीं है, उनका भी नाम कट रहा है। ये बोलने में उनको दिक्कत होती है कि आखिर आबादी में सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर मृत पाए जाते हैं तो सब में मृत पाए गए हैं, सबके निकाले गए हैं। अगर कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उस कैटेगरी में भी सब वर्ग, सब धर्म के लोग हैं। तो आखिर इसको किसी खास धर्म के व्यक्तियों या परिवारों के प्रति इसका मुंह निशाना मोड़ देना, ये तो बहुत ही घृणित राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। और हमने सदन में भी आश्वस्त किया है, और यहां भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी के मंशा के हिसाब से हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सदन में भी हमने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि कोई भी
सही वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। इसमें क्या दिक्कत है? और हम लोग तो ये भी कहे हैं कि इसको बिना मतलब के, बिना कोई प्रमाण दिए, अब देखे कि वहां कौन एक पर्ची की दुकान से कोई कागज लेके देखिए वोटर फॉर्म घूम रहा है। अरे वोटर फॉर्म तो कितने संख्या में ज्यादा छापा ही जाता है। अगर कोई वाजिब वोटर का फॉर्म नहीं जमा हुआ, किसी को मना किया गया, या कोई वोटर फॉर्म लेके भरना चाहता था उसको फॉर्म नहीं मिला, तब ने ये शिकायत की बात है। और ये अगर नहीं हुआ तो 7,89,82,00,000 जो वोटर थे, उसमें से इस 7 करोड़ और 20 लाख से ऊपर कैसे फॉर्म जमा कर? हम तो सदन में भी कहा था कि ये लोग कुछ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हम तो सदन में चुनौती देके कहा था कि जितने लोग बोल रहे हैं, इन सब लोगों ने अपना मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भर लिया है, वो सब अपने भर लिए, और उसके बाद लोग को हवा दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। अब सोच लीजिए कि ईमान का स्तर कहां पहुंच चुका है। राजनीतिक मकसद से इसमें शिकार ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को बनाना, ये बहुत ही गलत राजनीतिक आचरण है। हमने तो कहा कि सब लोग सहयोग दीजिए, और आप बोलिए कि अभी आज 29 तारीख, मतलब 2 दिन बाद 1 तारीख को, यानी 1 अगस्त को जो उसका ड्राफ्ट इलेक्ट्रल। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने नौकरी का पिटारा खोल दिया है। दरअसल कई विभागों में पद स्वीकृति के साथ बेरोजगारों को रोजगार देने की कवायद शुरू हुई। दरअसल पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य के स्वर्णिम विकास और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए कुल 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो बता दें कि ये फैसले महिलाओं, युवाओं, पत्रकारों, किसानों को और आम जनता से सीधे जुड़े हैं और प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। दरअसल बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पद स्वीकृत किए गए, जिसमें युवाओं की भागीदारी और समस्याओं के समाधान को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं कन्या उद्योग योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। तो वहीं पत्रकार पेंशन योजना को बढ़ाकर 6,000 से 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया, इससे राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ा सहारा मिलेगा। वहीं राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की गई है, जिससे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसका उद्देश्य माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। तो वहीं बुनियादी ढांचा विकास के लिए राम मनोहर लोहिया पथ के निर्माण के लिए 675.50 करोड़ रुपए, छपरा फ्लाईओवर निर्माण के लिए 696.26 करोड़ रुपए, वहीं एम्स पटना से दिग्गज रेल व सड़क पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई है। पहला एजेंडा था जो राज्य सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनकी विकास और उनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला
या ट्रांसजेंडर और 4 पदेन सदस्य होंगे। तो ये बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया। दूसरा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 के 2 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है, कंडिका 4.1 एवं कंडिका 5 में। 4.1 में और 5 में ये जो दर है, जो पेंशन के दरें हैं, इसमें संशोधन किया है। इसमें जो पेंशन की राशि है उसको अब 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है और बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभुक मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवनोपरांत प्रतिमाह 3,000 रुपये पहले प्रस्ताव था, उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया है। तो जो 6,000 है उसको 15,000 कर दिया है और जो 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अन्य जो 2019 की जो शर्तें हैं और नियमावली जो कंडिका है वो यथावत। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा ये सेवा शर्त एवं मिट्टी एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, उसके नियम 5 में संशोधन करते हुए अब ये रीअपॉइंटमेंट हो सकेगा 65 साल के बाद भी 3 वर्षों के लिए, यह प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न डेयरी से संबंधित परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत दरभंगा में 2 लाख क्लस्टर का 2 लाख लीटर प्रति दिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 71 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना के तहत यह भी सिडबी का था, डेयरी एवं सोन रोहतास में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण मिल्क पाउडर निर्माण का निर्णय लिया गया। इसमें 69 करोड़ 66 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना के अंतर्गत सिडबी के अंतर्गत भी वजीरगंज गया में 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 50 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना के अंतर्गत भी सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत सीतामढ़ी में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र मिल्क पाउडर निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 70 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय होंगे। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ही प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत सिडबी क्लस्टर के अंतर्गत गोपालगंज में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र लगाया जाएगा। इसमें 54 करोड़ 73 लाख रुपए व्यय होंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है और इसी कड़ी में महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने अपने इरादे साफ कर दिए। दरअसल पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य में 243 में से 60 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बता दें कि इस घोषणा के साथ ही वीआईपी ने न केवल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का संकेत दिया, बल्कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो वहीं मुकेश सहनी ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विकास इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी मैदान में होंगे। उनके इस बयान को महागठबंधन के भीतर वीआईपी की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास के तौर पर भी देखा जा रहा। वहीं हाल ही में आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने पटना में आयोजित एक समारोह के दौरान महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का भावी चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री बिहार के अति पिछड़ा समाज से मल्ला समाज का बेटा होगा। इस बयान से साफ है कि मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी की यह राजनीतिक चाल ऐसे समय में सामने आई है जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ। वहीं राजद, कांग्रेस, वामदल और अन्य छोटे दलों के साथ सीटों की संख्या को लेकर खींचताना भी बाकी है। ऐसे में वीआईपी का 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान सहयोगी दलों के लिए दबाव की राजनीति का संकेत भी हो सकता है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पान समाज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया। दरअसल पान समाज के विकास के लिए सरकार ने उनकी एक बड़ी मांग पूरी कर दी। बता दें कि इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत पान उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण काशी योजना पान विकास योजना को लागू किया गया है। बता दें कि इस योजना की स्वीकृति राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक 2 वर्षों के लिए प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल 4,99,35,500 रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 7 पान उत्पादक जिले नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली और सारण के इच्छुक कृषकों को पान की खेती में विस्तार के लिए आवश्यक सहायता अनुदान प्रदान करना है, जिससे पान की उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में इजाफा सुनिश्चित हो सके। वहीं योजना के तहत मघी एवं देसी पान की खेती करने वाले व्यक्तिगत कृषकों एवं एफसीपी के सदस्यों को न्यूनतम 100 वर्ग मीटर यानी 0.01 हेक्टेयर से अधिक यानी 300 वर्ग मीटर तक की खेती के लिए लाभान्वित किया जाएगा। वहीं लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त उद्यान निदेशालय द्वारा किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पान उत्पादन की नवीनीकरण तकनीकों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।